बच्चों हम कक्षा 6 के गणित पाठ्य पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं और हमारा चैप्टर चल रहा है बच्चों अध्याय 9। आज हम अध्याय 9 शुरू करने वाले हैं बच्चों। क्या नाम है इसका? आंकड़ों का प्रबंधन, डाटा हैंडलिंग। आज हम बच्चों इसका भाग 1 शुरू कर रहे हैं, जिसमें हम प्रश्नावली 9.1 के सभी उदाहरण समझेंगे और उनको पूरा हल करेंगे। ठीक है बच्चों, तो सभी उदाहरणों को ध्यान से समझना है। अब देखो सबसे पहले उदाहरण नंबर 1। उदाहरण नंबर 1 क्या है कि दोपहर के भोजन योजना के लिए एक शिक्षक प्रत्येक विद्यार्थी के भोजन की रुचि जानना चाहता है। शिक्षक क्या है? बच्चों के भोजन की रुचि जानना चाहता है। तो शिक्षक इस सूचना को एकत्रित करने का कार्य मारिया को सौंपता है। मारिया इसे कागज और पेन से लेकर करती है। भोजन की रुचियों को एक स्तंभ में लिखकर वह प्रत्येक विद्यार्थी की रुचि के लिए उस रुचि के सामने एक खड़ी लकीर अंकित करती है। जैसे बच्चों एक क्लास में आंकड़ों को किस प्रकार लगा, केवल चावल पसंद करने वाले कितने विद्यार्थी थे। तो मारिया ने क्या किया, जैसे एक बच्चा मिला एक लाइन खींची, दूसरा मिला दूसरी लाइन खींची। इस प्रकार उसने एक विद्यालय में जितने भी बच्चे चावल पसंद करते थे उनके अंकों को लाइन से दर्शा दिया। तो बच्चों ठीक है, समझ में आ गया। रोटी खाने वाले कितने थे, फिर से लाइन से दर्शा दिया। चावल और रोटी दोनों खाने वालों को भी उसने लाइन से दर्शा दिया। अब हमें क्या करना है, निम्न आंकड़ों को मिलान चिन्ह द्वारा दर्शाना है। तो मिलान चिन्ह द्वारा कैसे दर्शाते हैं? तो बच्चों पहले तो इनका डाटा कलेक्ट करना पड़ेगा कि ये कितने विद्यार्थी हैं। तो कैसे करेंगे, इनको गिन लेंगे। देखो बच्चों इनको गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। तो बच्चों चावल खाने वाले कितने विद्यार्थी थे? 17 विद्यार्थी। ऐसे बच्चों रोटी खाने वाले कितने हैं? रोटी खाने वाले हैं 13 विद्यार्थी। और चावल और रोटी दोनों खाने वाले कितने हैं? 20 विद्यार्थी। ठीक है बच्चों, हमने संख्या पता कर ली कि चावल खाने वाले कितने हैं, रोटी खाने वाले कितने हैं और दोनों चावल और रोटी दोनों खाने वाले कितने विद्यार्थी थे। अब इनको मिलान चिन्ह द्वारा दर्शाना है। तो कैसे दर्शाएंगे? सबसे पहले सारणी बनाएंगे। देखो एक तरफ भोजन की रुचि, फिर विद्यार्थियों की संख्या मिलान चिन्ह में। तो ध्यान से देखना, भोजन की रुचि, इधर तो भोजन आ गया, बीच में लिखेंगे मिलान चिन्ह और इधर लिखेंगे बच्चों विद्यार्थियों की संख्या। ठीक है बच्चों, सबसे पहले कौन सा भोजन है? चावल। तो चावल खाने वाले कितने बच्चे हैं? चावल खाने वाले बच्चों की संख्या है 17। अब 17 को मिलान चिन्ह में कैसे दर्शाते हैं? तो बच्चों देखो हमें मिलान चिन्ह समझने आना चाहिए। ये क्या है बच्चों? 1 2 3 4। मिलान चिन्ह में आंकड़ों को दर्शाने के लिए लाइनों का प्रयोग किया जाता है। तो हमने 4 लाइन खींच दी। अब जो 5वीं लाइन है वो कैसे खींची जाएगी? इनको क्रॉस करते हुए। तो ये एक समूह हो गया 5 का। समझ में आया सभी के? 5 का समूह इस प्रकार लिखा जाता है। तो चावल खाने वाले कितने हैं? 17 हैं। तो 17 को कैसे लिखेंगे बच्चों? देखो 1 2 3 4 और 5, ये 5 विद्यार्थी हो गए। ऐसे बच्चों अगले 5, 1 2 3 4 5, 10 विद्यार्थी हो गए अपने। फिर से 5 करेंगे, 3 4 5, 15 विद्यार्थी हो गए। बच्चे 5-5 का समूह है। देखो 4 विद्यार्थियों को तो सीधी लाइन से दर्शाते हैं और 5वें विद्यार्थी के लिए इनको ऐसे क्रॉस लाइन बना देते हैं, जिससे ये क्या हो गया, एक 5 का समूह बन जाता है। इसी को बच्चों क्या कहते हैं? मिलान चिन्ह कहते हैं। तो कितने हो गए बच्चों? देखो 5 5 10 और 5 15 और 16 17। ये क्या हो गया बच्चों? मिलान चिन्ह के अंदर हमने 17 अंकों को दर्शा दिया है। समझ में आ गया आप सभी के? ऐसे बच्चों चावल खाने वालों का मिलान चिन्ह ये हो गया। रोटी खाने वाले कितने हैं? रोटी वाले हैं 13। तो 13 को मिलान चिन्ह में किस प्रकार दर्शाएंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो 13 को भी हमने मिलान चिन्ह से दर्शा दिया है। अब देखो बच्चों रोटी और चावल दोनों खाने वाले, रोटी व चावल दोनों कितने हैं बच्चों? 20 हैं। रोटी और चावल दोनों खाने वाले 20 विद्यार्थी हैं। अब 20 को मिलान चिन्ह में कैसे दर्शाएंगे? तो देखो ध्यान से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। इस प्रकार बच्चों हम मिलान चिन्ह से संख्याओं को दर्शा सकते हैं। बच्चों समझ में आ गया उदाहरण नंबर 1 सभी के? हमें क्या दिया हुआ था कि एक विद्यालय में जो भोजन की रुचि पसंद करने वाले विद्यार्थी हैं उनका आंकड़ा दिया हुआ था। उनको हमने पहले तो संख्या रूप में लिखा, फिर संख्याओं को मिलान चिन्ह में लिखकर हमने डाटे को मिलान चिन्ह वाली सारणी में लिख दिया।
ठीक है बच्चों, डाटा समझ में आ गया किस प्रकार मिलान चिन्ह आंकड़ों को मिलान चिन्ह में दर्शाया जाता है। ये उतार लेना अपनी कॉपी के अंदर सभी। ठीक है, समझ में आ गया सभी के ये। अब देखो बच्चों आगे क्वेश्चन नंबर 2, उदाहरण 2 है ना। उदाहरण 2 क्या है, एकता से उसकी कक्षा 6 के विद्यार्थियों के जूते के माप के बारे में आंकड़े एकत्रित करने के लिए कहा गया। कक्षा 6 के जो विद्यार्थी है उनकी जूतों की माप कितनी है, ये आंकड़े एकत्रित करने के लिए एकता को कहा गया। तो बच्चों उसने नीचे दर्शाए अनुसार अपने आंकड़े लिखे। जावेद निम्नलिखित सूचना जानना चाहता था। तो एकता ने इस प्रकार आंकड़े लिख दिए कि पहले बच्चे के जूते की माप 5 नंबर है, दूसरे की 4 नंबर, तीसरे की 7 नंबर, चौथे की 5 नंबर। इस प्रकार उसने माप लिख दी। लेकिन जावेद को यह जानना था कि अधिकतम विद्यार्थियों द्वारा पहने जाने वाले जूते का माप क्या है और न्यूनतम विद्यार्थियों द्वारा पहने जाने वाले जूते का नाप क्या है। तो इसको किस प्रकार दर्शाएंगे। तो बच्चों पहले तो इन संख्याओं को हम सारणीबद्ध करेंगे मिलान चिन्हों के रूप में। ठीक है बच्चों, समझ गए। तो देखो सबसे पहले इनकी सारणी बनाएंगे। तो ये तो है जूते की माप और कितने विद्यार्थी इस नंबर के जूते पहनते, उन आंकड़ों को भी हमें लिखना है। तो देखो एक तरफ लिखेंगे जूते की माप, बीच में क्या आएगा बच्चों, मिलान चिन्ह, और बच्चों इधर आएगा विद्यार्थियों की संख्या, विद्यार्थी। ठीक है बच्चों, अब हमें सबसे पहले कौन से नंबर का जूता दिया हुआ है। देखो एक तो है 4 नंबर, एक 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर और 8 नंबर। 4 से लेकर 8 नंबर के जूतों की माप दी हुई है। तो हम छोटे से शुरू करेंगे बड़े के लिए। तो ध्यान से देखो, सबसे पहले लिखेंगे 4 नंबर जूते। जूते की माप कितनी की, 4 नंबर जूता। अब 4 नंबर जूते पहनने वाले कितने विद्यार्थी हैं, तो गिनो। देखो 4 नंबर वाला 1 2 3 4 5, 4 नंबर जूते पहनने वाले 5 विद्यार्थी हैं। कितने हैं बच्चों, 5 विद्यार्थी 4 नंबर के जूते पहनते। तो यहाँ हमें विद्यार्थियों की संख्या आ जाएगी 5। और इसको मिलान चिन्ह में दर्शाना है तो 5 को कैसे दर्शाते हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है बच्चों, यहां तक समझ में आ गया सभी के। अब दूसरा नंबर लेते हैं 5 नंबर के जूते। 5 नंबर के जूते कितने विद्यार्थी पहनते हैं, तो गिनो। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 विद्यार्थी 5 नंबर के जूते पहनते हैं। तो बच्चों हमारा विद्यार्थियों की संख्या में आ जाएगा 8। अब इसको मिलान चिन्ह में देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 विद्यार्थी को मिलान चिन्ह के रूप में लिख दिया। अब देखो 6 नंबर के जूते। 6 नंबर के जूते कितने विद्यार्थी पहनते हैं, गिनो बच्चों। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 विद्यार्थी 6 नंबर के जूते पहनते हैं। तो आंकड़ों में हमारे विद्यार्थियों की संख्या आ जाएगी 10। और मिलान चिन्ह में देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 विद्यार्थियों को मिलान चिन्ह में लिख दिया। अब बच्चों 7 नंबर के जूते कितने विद्यार्थी पहनते हैं, 7 नंबर वाले देखो 1 2 3 4 5 6 7, 7 विद्यार्थी 7 नंबर के जूते पहनते हैं। तो आंकड़े हमारे आ जाएंगे 7। और इसको मिलान चिन्ह में कैसे दर्शाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, समझ में आ गया सभी के। अब देखो 8 नंबर के जूते। 8 नंबर के जूते कितने विद्यार्थी पहनते हैं, 8 नंबर के देखो 1 और 2, सिर्फ 2 विद्यार्थी ऐसे हैं जो 8 नंबर के जूते पहनते हैं। तो हमारा यहाँ लिख देंगे 2 और मिलान चिन्ह में 2 को इस प्रकार दर्शाएंगे। तो ये बच्चों हमारी सारणी बन गई जिसमें हमने सभी विद्यार्थियों को उनकी जूतों की नाप के अनुसार लिख दिया है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया सभी के। ये मिलान चिन्ह की सारणी बन गई। अब इससे हमें जो जावेद ने क्वेश्चन पूछे थे उनके आंसर देने हैं। तो जावेद ने क्या पूछा था, अधिकतम विद्यार्थियों द्वारा पहने वाले जूते की माप क्या है। तो जिसमें जो अधिकतम विद्यार्थी यानी 10 विद्यार्थी कितने नंबर के जूते पहनते हैं, 10 विद्यार्थी पहनते 6 नंबर के जूते। तो पहले का आंसर आ जाएगा, पहले का आंसर क्या आएगा, अधिकतम विद्यार्थी 6 नंबर के जूते पहनते हैं। विद्यार्थी 6 नंबर के जूते पहनते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। अधिकतम विद्यार्थी 6 नंबर के जूते पहनते हैं। और दूसरा क्वेश्चन क्या था, न्यूनतम विद्यार्थियों द्वारा पहनने वाले जूते की नाप क्या है। तो सबसे कम कौन सा पहनते हैं, 2 विद्यार्थी पहनते हैं 8 नंबर के जूते। तो 8 नंबर के जूते सबसे कम विद्यार्थियों द्वारा पहने जाते हैं।
तो दूसरे का आंसर क्या हो जाएगा, 8 नंबर के जूते। ठीक है बच्चों, दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए। अधिकतम विद्यार्थियों द्वारा पहनने वाला जूता 6 नंबर का और न्यूनतम विद्यार्थियों द्वारा पहनने वाले जूते की माप है 8 नंबर। ठीक है बच्चों, समझ गए सभी, उतार लो इसको अपनी कॉपी के अंदर। ये उदाहरण 2 की सारणी है। अब बच्चों हम किसी भी आंकड़े को मिलान चिन्ह द्वारा दर्शा सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया सभी के, ये दिख रहा है सभी को, उतार लो, ये दूसरे का आंसर है और ये पहले का आंसर है। ठीक है, समझ गए। अब देखो आगे उदाहरण नंबर 3। उदाहरण नंबर 3 क्या है, पिछले सप्ताह में 30 विद्यार्थियों वाली एक विशिष्ट कक्षा में अनुपस्थित रहने वाले विद्यार्थियों की संख्या निम्न चित्रालेख द्वारा विस्तृत रूप से दर्शाई गई है। बच्चों देखो हमें एक डायग्राम दिया हुआ है जिसके अंदर सोमवार से लेकर शनिवार तक की कक्षावार उपस्थिति दी हुई है और एक चित्र का मतलब है एक अनुपस्थित विद्यार्थी। एक चित्र का क्या मतलब है, एक अनुपस्थित अभ्यर्थी। सोमवार को कितने अनुपस्थित थे, देखो 1 2 3 4 5 चित्र दिख रहे हैं सभी को, तो सोमवार को 5 बच्चे अनुपस्थित थे। मंगलवार को कितने थे, तो बच्चों मैं यहाँ लिख दूं इनकी संख्या, सोमवार को 5 अनुपस्थित थे। मंगलवार को कितने हैं, मंगलवार को 1 2 3 4, मंगलवार को 4 बच्चे अनुपस्थित हैं। बुधवार को कितने हैं बच्चों, देखो बुधवार को अनुपस्थित की संख्या 1 2, बुधवार को 2 है। गुरुवार को कितने हैं, गुरुवार को 0 अनुपस्थित है, यानी सभी बच्चे उपस्थित थे, एक भी अनुपस्थित नहीं था। शुक्रवार को बच्चों 1 और शनिवार को 1 2 3 4 5 6 7 8, शनिवार को 8 बच्चे अनुपस्थित थे। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया यहाँ तक सभी के। अब हमें क्या क्वेश्चन पूछा है कि किस दिन सबसे अधिक विद्यार्थी अनुपस्थित थे। तो बच्चों सबसे ज्यादा अनुपस्थित किस दिन थे, तो ध्यान से देखो, सोमवार को 5 थे, मंगलवार को 4, बुधवार को 2, शुक्रवार को 1 और शनिवार को 8। तो सबसे ज्यादा कब अनुपस्थित थे, शनिवार को, तो हमारा आंसर हो जाएगा शनिवार को। तो बच्चों हम लिखेंगे शनिवार को 8 विद्यार्थी अनुपस्थित थे। ठीक है बच्चों, सर्वाधिक सबसे अधिक थे यानी 8 विद्यार्थी अनुपस्थित थे और यही सर्वाधिक है, तो ए का आंसर हो जाएगा शनिवार को। बी का आंसर क्या है, किस दिन उपस्थिति पूर्ण रही, किस दिन सभी विद्यार्थी उपस्थित थे, यानी अनुपस्थित एक भी नहीं होना चाहिए। तो बच्चों किस दिन अनुपस्थित 0 है, गुरुवार को, तो हम कहेंगे गुरुवार के दिन उपस्थित 100% थी, तो हमारा आंसर हो जाएगा गुरुवार को उपस्थिति पूर्ण रही। गुरुवार को उपस्थिति पूर्ण रही, ये हो गया सेकंड नंबर का आंसर। अब बच्चों सी का आंसर देखो, सी क्या दिया हुआ है कि इस सप्ताह में कुल अनुपस्थिति कितनी है, तो कुल अनुपस्थिति कैसे निकालेंगे, कुल अनुपस्थिति यानी टोटल कितने विद्यार्थी अनुपस्थित थे इस सप्ताह में, तो प्रत्येक दिन के अनुपस्थित विद्यार्थियों को जोड़ देंगे। तो ध्यान से देखो 5 4 2 1 8, 5 4 2 1 8, इन सभी को जोड़ देंगे। तो 5 + 4 + 2 + 0 + 1 + 8, इनको जोड़ो बच्चों, देखो 5 और 4 9, 9 में 2 जोड़ा 11, 11 1 12, 12 और 8 20। तो बच्चों कुल अनुपस्थिति 20 रही सप्ताह में। हम लिखेंगे इस सप्ताह कुल अनुपस्थित कितने हैं बच्चों, 20 विद्यार्थी, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, उदाहरण 3 समझ में आ गया सभी के। इसने हमने क्या पूछा था, किस दिन सर्वाधिक अनुपस्थित थे, तो शनिवार को 8 अनुपस्थित थे। किस दिन उपस्थिति पूर्ण रही, गुरुवार को उपस्थिति पूर्ण रही। और बच्चों कुल अनुपस्थित कितने थे, तो 20 विद्यार्थी कुल अनुपस्थित थे। ठीक है बच्चों, समझ गए सभी, उतार लेना इसको अपनी कॉपी के अंदर। अब देखो बच्चों आगे उदाहरण नंबर 4। उदाहरण 4 क्या दिया हुआ है कि किसी मोहल्ले के व्यक्तियों द्वारा पसंद किए गए फ्रिजों के रंगों की सूचना निम्न चित्रालेख द्वारा दर्शाई गई है। ठीक है बच्चों, अब देखो नीला रंग पसंद करने वाले कितने हैं, तो देखो चित्रालेख बना हुआ है 1 2 3 4 5, 5 चित्र बने हुए हैं और जबकि एक पूर्ण चित्र का मतलब है 10 व्यक्ति। कितने व्यक्ति बच्चों, 10 व्यक्ति एक चित्र में दर्शाए हुए हैं। तो नीले कलर वाले कितने हैं, देखो 10 20 30 40 50, तो नीले कलर वाले हो गए बच्चों 50। तो इसको हम एक सारणी और बना के लिख सकते हैं। जैसे बच्चों यहाँ देखो
नीला कलर वाले कितने हैं बच्चों कुल? 10, 20, 30, 40, 50 कुल है बच्चों 50, तो 50 लिख देंगे। हरा रंग वाले कितने हैं बच्चों? हरा कलर पसंद करने वाले देखो 1, 2, 3, 4, 4 चित्र दिए हुए हैं, एक चित्र का मतलब 10 है, तो 4 को 10 से गुणा करेंगे तो 40 व्यक्ति हरा रंग पसंद करने वाले हैं बच्चों, 40 व्यक्ति। ऐसे बच्चों लाल रंग पसंद करने वाले कितने हैं? लाल वालों की संख्या बताओ। देखो 1, 2, 3, 4, 5, 5 चित्र तो पूरे हैं, तो 5 के तो 50 हो गए, और एक चित्र आधा बना हुआ है बच्चों, ध्यान से देखो लास्ट वाला चित्र आधा ही है, तो आधा, एक का मतलब 10 है, तो आधे का मतलब 5 व्यक्ति, तो 50 में 5 जोड़ देंगे तो 55, तो लाल रंग करने वाले 55 है। और बच्चों सफेद रंग पसंद करने वाले कितने हैं? देखो 1, 2, 2 चित्र बने हुए हैं, तो मतलब 20 व्यक्ति। बच्चों हमें दिया हुआ है कि एक चित्रालेख का मतलब 10 व्यक्ति हैं, तो 2 का मतलब 20 हो जाएंगे, गुणा कर दो 10 को 2 से। यहाँ देखो 10 को 5 से गुणा किया 50, 10 को 4 से गुणा किया 40। इस प्रकार हम कुल व्यक्तियों की संख्या बता सकते हैं। तो बच्चों हमने एक आंकड़े और मिल गए कि नीला रंग पसंद करने वाले 50 व्यक्ति, हरा रंग वाले 40, लाल वाले 55 और सफेद वाले 20 व्यक्ति हैं। अब हमें क्या क्वेश्चन पूछा है कि नीले रंग को पसंद करने वाले व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करो। तो नीला रंग पसंद करने वाले कितने हैं? नीला रंग पसंद करने वाले बच्चों देखो नीला रंग पसंद करने वाले हमने कितने लिखे हैं? 50 व्यक्ति। कैसे निकाला? 5 को 10 से गुणा कर दिया, क्योंकि 5 चित्र बने हुए हैं, तो 5 को 10 से गुणा कर देंगे, तो नीला रंग पसंद करने वालों की संख्या आ गई 5 गुणा 10 अर्थात 50 व्यक्ति। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया सभी के 50 व्यक्ति। ऐसे बच्चों बी का आंसर क्या हो जाएगा? कितने व्यक्ति लाल रंग पसंद करते हैं? तो लाल रंग वाला को ध्यान से देखो 1, 2, 3, 4, 5, 5 चित्र तो पूरे हैं और एक आधा है, तो हमने क्या बताया 55 व्यक्ति। तो लाल रंग पसंद करने वाले 55 व्यक्ति हो जाएंगे। लाल रंग पसंद करने वाले कितने हैं बच्चों? 55 व्यक्ति। ठीक है, समझ में आ गया सभी के? उतार लो इसको अपनी कॉपी के अंदर। बच्चों उदाहरण 4 क्लियर है सभी का? बहुत सिंपल क्वेश्चन है बच्चों, केवल डायग्राम हमें जो आंकड़े दिए हुए हैं उनको देखकर हमें उत्तर देने हैं। ठीक है बच्चों, अब देखो आगे क्वेश्चन नंबर 5। उदाहरण 5 क्या दिया हुआ है कि बच्चों किसी स्कूल में एक सर्वेक्षण द्वारा यह पता लगाया गया कि प्रतिदिन स्कूल आने के लिए विद्यार्थी यातायात के किस साधन का प्रयोग करते हैं। बच्चों कक्षा 6 के 30 विद्यार्थियों से साक्षात्कार किया गया और प्राप्त आंकड़ों को एक चित्रालेख के रूप में निम्न प्रकार प्रदर्शित किया गया। बच्चों देखो डायग्राम में ये इस्माइल का चित्र दिया हुआ है, इसका मतलब एक विद्यार्थी, एक चित्रालेख का मतलब एक विद्यार्थी। तो निजी कार से आने वाले की संख्या कितनी है? तो 1, 2, 3, 4। तो निजी कार यानी खुद की गाड़ी से 4 बच्चे आते हैं। सार्वजनिक बस से कितने आते हैं? 1, 2, 3, 4, 5। स्कूल बस से कितने आते हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। 11 बच्चे स्कूल बस से आते हैं। साइकिल से कितने आते हैं बच्चों? 3 बच्चे। और पैदल आते हैं 3, 4, 5, 6, 7। 7 बच्चे पैदल आते हैं। तो बच्चों हमें ये आंकड़े दिए हुए हैं। अब बच्चों इस चित्रालेख से आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? इन आंकड़ों को देखकर हम क्या क्या पता लगा सकते हैं, ये हमें बताना है। तो बच्चों सबसे पहले देखो ए, सबसे पहली बात हमें क्या पता चली कि देखो निजी कार से कितने व्यक्ति आते हैं? 4। तो इसको हम यहां लिख देंगे 4। सार्वजनिक बस से 5। स्कूल बस से कितने आते हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। स्कूल बस से 11 बच्चे आते हैं। ठीक है बच्चों, साइकिल से कितने आते हैं? 3। और बच्चों पैदल आते हैं 7 बच्चे। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया सभी के? अब इससे क्या पता चला कि सर्वाधिक बच्चे किससे आते हैं? स्कूल बस से। तो हमारा एक आंकड़ा तो क्या हो गया? ऐसे बच्चों में क्वेश्चन बनाने हैं कि सर्वाधिक बच्चे किससे आते हैं? स्कूल बस से। तो हम लिख देंगे सर्वाधिक बच्चे स्कूल बस से आते हैं। ठीक है, एक तो हमें मिल गया निष्कर्ष। दूसरा निष्कर्ष क्या निकाल सकते हैं कि सबसे कम बच्चे साइकिल से आते हैं। सबसे कम बच्चे कौन से साधन से आते हैं? साइकिल से। तो बी हम लिखेंगे सबसे कम बच्चे साइकिल से आते हैं।
ठीक है बच्चों, ये दूसरा निष्कर्ष निकाल दिया। ऐसे बच्चों हमें और निष्कर्ष निकालने हैं, तो तीसरा क्या निकाल सकते हैं कि बच्चों देखो पैदल चलने वालों की संख्या कितनी है 7, पैदल चलने वाले विद्यार्थियों की संख्या 7 के बराबर है। तो हम लिखेंगे पैदल आने वाले विद्यार्थी कितने हैं बच्चों 7 हैं। ऐसे बच्चों अपने मन से इस आंकड़ों को देखकर और भी निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। कैसे बच्चों कि निजी कार से आने वाले बच्चों की संख्या 4 है, सार्वजनिक बस से आने वाले बच्चों की संख्या 5 है। ऐसे अलग अलग निष्कर्ष हम निकाल सकते हैं। बच्चों देखो निजी कार और सार्वजनिक बस दोनों से आने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या, तो 4 में 5 जोड़ देंगे तो 9 हो जाएगा। ऐसे बच्चों अपने मन से अलग अलग निष्कर्ष निकालने हैं और क्वेश्चन बनाने हैं। ठीक है बच्चों, इस प्रकार उदाहरण 5 समझ में आ गया सभी के। इस आंकड़ों को देखकर हम क्या क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं ये मैं बताना था। तो बच्चों देखो हमने 3 निष्कर्ष तो बता दिए, अब बाकी के अपन और भी अपने मन से बता सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया सभी के, उतार लो इनको अपनी कॉपी में। अब देखो बच्चों आगे क्वेश्चन नंबर उदाहरण नंबर 6। उदाहरण 6 क्या दिया हुआ है कि किसी सप्ताह में एक फैक्ट्री द्वारा निर्मित कलाई घड़ियों की संख्या निम्न चित्रालेख द्वारा प्रदर्शित की हुई है। एक बच्चों चित्रालेख दिया हुआ है जिसमें सोमवार को कितनी कलाई घड़ियां बनती है, मंगलवार को कितनी बनती है, बुधवार को कितनी बनती है, गुरुवार को, शुक्रवार को और शनिवार को, ये आंकड़े हमें दिए हुए हैं। अब बच्चों देखो सोमवार को कितने चित्रालेख हैं 1 2 3 4 5 6, 6 चित्रालेख है सोमवार के लिए। मंगलवार के लिए देखो 1 2 3 4 5 6 7 और एक आधा, 7 तो पूरे हैं और एक आधा चित्रालेख है। ऐसे बच्चों बुधवार के लिए देखो 1 2 3 4 5 6 और एक आधा, गुरुवार को 1 2 3 4 5 6 7 8, शुक्रवार को 1 2 3 4 5 6 और शनिवार को 1 2 3 4 5 और एक आधा। इस प्रकार हमें चित्रालेख दिए हुए हैं। और बच्चों एक घड़ी का मतलब है 100 कलाई घड़ियां, एक चित्रालेख का मतलब क्या है 100 कलाई घड़ियों के बराबर है। अब क्या हमें क्वेश्चन क्या पूछा है बच्चों, किस दिन न्यूनतम कलाई घड़ियां निर्मित की गई, सबसे कम कलाई घड़ियां किस दिन निर्मित हुई। तो जिसमें सबसे कम चित्रालेख होगा उसी दिन निर्मित की गई। तो देखो कहाँ है सबसे कम, ध्यान से देखो यहाँ कितने हैं 1 2 3 4 5 6, और जबकि शनिवार को देखो 1 2 3 4 5 और एक आधा, 5 और आधा, यानी शनिवार को सबसे कम हुई और कितनी हुई वो हमें निकालनी है। तो हम क्या लिखेंगे, शनिवार को सबसे कम कलाई घड़ियां निर्मित हुई। ए का आंसर हो जाएगा शनिवार को सबसे कम कलाई घड़ियां निर्मित हुई। और बच्चों कितनी हुई ये कैसे निकालेंगे, तो बच्चों हमें पता है एक चित्रालेख का मतलब है 100 कलाई घड़ियों के बराबर, क्योंकि हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक चित्रालेख बराबर 100 कलाई घड़ियां। तो शनिवार को देखो 1 2 3 4 5 तो पूरी घड़ियां है, 5 पूरे चित्रालेख है और एक आधा है। तो देखो क्या करेंगे हम 5 को तो गुणा कर देंगे 100 से, क्योंकि एक में 100 है तो 5 में कितने हो जाएंगे, 5 को 100 से गुणा कर दिया। और बच्चों एक आधा दिया हुआ है तो 1 को गुणा कर देंगे, आधा मतलब 50 से, तो कितने आ गए बच्चों 500 में 50 को जोड़ देंगे तो हमारा 550 घड़ियां। तो शनिवार को कितनी घड़ियां निर्मित हुई, 550 घड़ियां निर्मित हुई और ये सबसे कम है। ठीक है बच्चों, किस दिन न्यूनतम कलाई घड़ियां निर्मित हुई, शनिवार को, और कितनी हुई 550। अब बी देखो, इसका बी क्या दिया हुआ है कि किस दिन निर्मित कलाई घड़ियों की संख्या अधिकतम थी, सबसे ज्यादा कलाई घड़ियां किस दिन बनी। तो सबसे ज्यादा देखो चित्र में देखो गुरुवार को देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 चित्रालेख दिए हुए हैं। तो सबसे ज्यादा कब बनी, गुरुवार को। तो हमारा आंसर हो जाएगा गुरुवार को, बी का आंसर है गुरुवार को। और कितनी बनी, तो बच्चों 8 को गुणा कर देंगे 100 से, तो 800 घड़ियां। सबसे ज्यादा घड़ियां बनी है गुरुवार को, कितनी बनी 800 घड़ियां, क्योंकि 8 चित्रालेख दिए हुए हैं। ऐसे बच्चों सी का आंसर क्या हो जाएगा, इस विशेष सप्ताह में निर्मित कलाई घड़ियों की सन्निकट संख्या ज्ञात करो। हमें टोटल घड़ियों की संख्या बतानी है कि इस सप्ताह में कुल कितनी घड़ियां बनी। तो बच्चों कुल कितनी घड़ियां बनी, कुल घड़ियां कैसे निकालेंगे बच्चों, इस सप्ताह में देखो सोमवार को कितनी बनी, सोमवार को देखो हम यहाँ एक सारणी 1 2 3 4 5 6, 6 चित्रालेख है, मतलब 6 गुणा 100, कितनी घड़ियां हो गई, 6 को 100 से गुणा कर देंगे। तो बच्चों यहां लिखेंगे 6 गुणा 100 प्लस
अब देखो मंगलवार को कितनी बनी, मंगलवार को 1 2 3 4 5 6 7, 7 तो पूरी है और एक आधी है, तो 7 को 100 से गुणा करेंगे और 1 को 50 से करेंगे। तो बच्चों देखो 7 गुणा 100 प्लस 1 गुणा 50। अब देखो आगे बुधवार को, देखो बच्चों बुधवार को कितनी घड़ियां बनी, 1 2 3 4 5 6, 6 और आधी, यानी 6 घड़ियां तो पूरी है, 6 चित्रालेख पूरे हैं और एक आधा है। तो बच्चों हम लिख देंगे 6 गुणा 100 और एक आधा है, तो बच्चों 1 गुणा 50। ये बुधवार का आ गया। अब गुरुवार का कितना आएगा बच्चों, देखो गुरुवार को हमने निकाला था 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 गुणा 100 के बराबर। तो बच्चों 8 गुणा 100। शुक्रवार को कितना है बच्चों, देखो शुक्रवार को 1 2 3 4 5 6, 6 घड़ियां हैं तो 6 गुणा 100। तो शुक्रवार को हम लिख देंगे 6 गुणा 100। और शनिवार को कितनी आ जाएगी बच्चों, तो यहाँ आगे लिखेंगे प्लस। शनिवार की कितनी है, देखो शनिवार की हमने पहले भी निकाली है, 5 गुणा 100 प्लस 1 गुणा 50। अब इन सबको जोड़ना है। तो बच्चों देखो सबसे पहले कितना आएगा, 6 को 100 से किया 600 प्लस 7 को 100 से किया 700 प्लस 1 को 50 से किया 50, 6 को 100 से किया 600, तो 50 प्लस 600। आगे देखो 1 को 50 से किया 50, फिर 800 फिर 600, तो प्लस 50 प्लस 800 प्लस 600, 600 लिख दिया बच्चों हमने। अब देखो आगे 5 गुणा 100 500 और 1 गुणा 50 50। अब इनको जोड़ेंगे बच्चों, देखो 600 और 700 1300, 1300 50 जोड़े 13 50, फिर 600 जोड़ेंगे 19 50, फिर 50 जोड़ेंगे 2000, 2000 में 800 जोड़ो 2800, 6 3400, 5 3900 और 50 3950। तो बच्चों 3950 कलाई घड़ियां हो जाएगी इस सप्ताह में कुल। यही हमारा आंसर आ जाएगा। बच्चों देखो इन सभी आंकड़ों को जोड़ना है जिससे हमारा सही आंसर आ जाएगा। कितना आएगा, 3950 कलाई घड़ियां इस विशेष सप्ताह के अंदर निर्मित हुई है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया सभी के उदाहरण, इसको उतार लो अपनी कॉपी के अंदर। ठीक है बच्चों, क्लियर है यहाँ तक सभी का। बच्चों हमने प्रश्नावली 9.1 के सभी उदाहरण पूरे कर लिए हैं और बच्चों आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में भी आए होंगे। फिर भी बच्चों अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप वीडियो को शुरू से दोबारा देख सकते हैं, जिससे आपके सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे। अब नेक्स्ट पार्ट में हम शुरू करेंगे प्रश्नावली 9.1 के प्रश्न। थैंक यू।